59 पर ही चल रहा है पेज नंबर, नाही ते झालं वाटतं ना आपलं. 61. हाँ 61 पेज पर चल रहा है. कुठे गेलं? 4 वृद्धि और 4 हानियों का कालांतर मुहूर्त किस प्रमाण से जाना जाता है? असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर मुहूर्त है तथा शेष वृद्धि और शेष हानियों का काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है. बाकी की जो वृद्धि या हानि है वो आवली के असंख्यातवे भाग में हो जाती है. मतलब संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ये तीनों आवली के असंख्यातवे भाग में होते हैं. लेकिन असंख्यात गुण वृद्धि होने के लिए वहां पर अंतर मुहूर्त काल लगता है. इसलिए उत्कृष्ट को कई बार लेने से असंख्यात भाग वृद्धि आती है, वो पॉइंट नहीं समझते. उत्कृष्ट संख्या को कई बार लेने पर असंख्यात भाग वृद्धि आती है, ऐसा कुछ बोला है. उत्कृष्ट संख्यात गुण वृद्धि होने के बाद असंख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होगी, ऐसा कहा था. तो आपने कहा कई बार, मतलब जब योग दुगुना हो गया तो जगन्य संख्यात गुण वृद्धि हुई ना, फिर 4 गुना हो गया, 8 गुना, 16 गुना, ऐसा करते करते उत्कृष्ट संख्यात गुना हो गया योग. जो मतलब जगन्य योग है वो उत्कृष्ट संख्यात गुना हो गया. फिर उसके बाद जो वृद्धि होगी गुण वृद्धि वो असंख्यात गुण वृद्धि होगी ना. जगन्य परिता संख्यात एक ही योग स्थान में नहीं होते, बहुत सारे बीच में योग स्थान जाएंगे तभी असंख्यात गुण वृद्धि होगी. क्योंकि एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जो अविवाह प्रतिच्छेद बढ़ते हैं वे सूच्यंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण और जगन्य स्पर्धक प्रमाण बढ़ते हैं, तो तुरंत असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी. मतलब बहुत बीच में वो आता है ना कि पहले जब दुगुना होने के लिए जितना आयाम जाना पड़ता है उससे दुगुना होने के लिए फिर डबल जाना पड़ता है. ऐसे वो भी प्रमाण सब निकाला है ना. 10 का 20 हुआ तो 5 बार 5 योग स्थान जाने के बाद हुआ, तो 20 का 40 होने के लिए 10 योग स्थान जाने पड़ेंगे, 40 का 80 होने के लिए 20 जाने पड़ेंगे. इस प्रकार दुगुना दुगुना होने के लिए बीच में आयाम उतना जाना पड़ता है ना. उत्कृष्ट संख्यात गुना होने के बाद फिर असंख्यात गुना होने के लिए बीच में और उतने योग स्थान वगैरह जाने पड़ेंगे ना, उत्कृष्ट संख्या से दुगुने जाने के लिए. तो एक ही योग स्थान आगे गए तो संख्यात गुण वृद्धि के बाद तुरंत असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है. तो उसको संख्यात वो उस अपेक्षा से कहेंगे उसको संख्यात गुण वृद्धि, और जब जगन्य परिता संख्यात गुना हुआ तो वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि कहेंगे. लेकिन बहुत सारे योग स्थान जाने, हाँ जाने पे होगा डबल. जो 4 प्रकार की वृद्धि और हानि का पहले आया है ना कर्मकांड में, वैसा ही लगाना पड़ेगा वहाँ पर. हो चुका है. आगे 61 पेज पर है ना. पेज नंबर 61 है. शंका. हाँ नीचे की शंका से पढ़ते हैं. क्या बता रहे अभी? जीव एवं मध्य का जो प्रमाण है उसके जीव एवं मध्य के निचले जो स्थान है, नीचे के स्थान उससे ऊपर के स्थान है वो कुछ अधिक है, ये बताने के लिए उसकी प्ररूपणा कर रहे हैं. तो जीव एवं मध्य के इसके योगों के संख्या की प्ररूपणा करने के लिए 6 अनुयोग द्वार बताए. पहले प्ररूपणा में क्या अस्तित्व बताएंगे, खाली है सभी योग स्थानों में जीव है. फिर प्रमाण बताए कि कितने हैं सभी योग स्थानों में, तो जगन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है. इस प्रकार उत्कृष्टतर सभी में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है. इतना बताया. वहां नीचे शंका आती है. शंका. जगन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान. इस शंका का उत्तर कहते हैं प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने पर सब योग स्थानों में स्थित 30 पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है. मतलब कुल 30 जीव पर्याप्त जीव कितने हैं? तो जगत प्रतर ये अपन पहले भी बहुत बार आया हुआ है ना जीव कांड और कर्म कांड में. 30 जीवों का प्रमाण जगत प्रतर, उसके नीचे प्रतरांगुल मतलब 4 का अंक आता है, उसके नीचे 5. और यदि असंख्यात हो तो 30 सब पर्याप्त अपर्याप्त मिला करके
कितने हैं, प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग दो जगत प्रतर में, तो सभी टोटल 13 जीवों का प्रमाण है। और केवल पर्याप्त निकालना है तो संख्यातवें भाग से भाग दो, क्योंकि पर्याप्त जीवों का प्रमाण कम है उतना। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के असंख्यातवें भाग प्रमाण 3 जीव गुण हानियों के काल का भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यव मध्य के जीव आते हैं, क्योंकि सब जीवों को यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर 3 गुण हानियों का जितना काल है उतने यव मध्य प्राप्त होते हैं। मतलब सभी योग स्थानों में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, उसको दिखा रहे हैं। तो एक योग स्थान में कितने जीव है उसका प्रमाणिका सबसे ज्यादा कहाँ पर है, योग मध्य में। बीच के जो योग स्थान है वो 8 समय वाले ऐसा नहीं लेना, वो समय काल के हिसाब से जीव योग मध्य कहाँ आता है, 8 समय वाले जीव आते हैं। ये योग मध्य आएगा वो 2 समय वाले जो योग है उसी में आएगा इसका योग मध्य, जीव का योग मध्य आएगा वह। क्योंकि ऊपर के जो 2 समय वाले योग स्थान है वे असंख्यात बहुभाग है ना, तो उसी के बीच में जीव योग मध्य आएगा। सब बाकी के सब योग स्थान नीचे ही होंगे उसके अपेक्षा से अपन बड़ा नहीं निकालेंगे, जीवों की अपेक्षा से ऐसा बड़ा निकालते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाएंगे, तो 2 समय वाले योग स्थान के बीच में पाए जाएंगे कहीं पर। फिर वो नीचे बाकी सब 3 समय वाले, 4 समय वाले, 5 समय वाले, 8 समय वाले सब वो नीचे की गुणहानि में ही होंगे जीव। तो यहाँ योग मध्य मतलब जीव के योग मध्य लेना। तो वहां पर कितने जीव है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, संपूर्ण त्रस राशि को में कुछ कम 3 गुणहानि का भाग देते हैं। यहाँ कुछ कम ऐसा नहीं बताया होगा, सामान्य रूप से 3 गुणहानि का बताते हैं, जैसे 1.5 गुणहानि करते हैं ना कुछ कम। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ कम है, लेकिन उसको न गिन करके सामान्य रूप से 3 जीव गुणहानि 3 गुणहानि से भाग दिया। तो किसका प्रमाण आया, योग मध्य का प्रमाण आया। यहाँ पर योग मध्य लिखे ना 128 अंक संदृष्टि से, सब अभी अंक संदृष्टि इसमें बिठाएंगे तो वो समझ में आएगा। कुल त्रस पर्याप्त राशि कितनी मानी है, 1422, और उसमें 12 का भाग देते हैं तो 128, लेकिन उसमें कुछ कम करना पड़ता है। एक बार अपन थोड़ा पढ़ते हैं फिर सब लगाएंगे। प्रमाण प्ररूपण पूर्ण वास्तु, हाँ प्रमाण प्ररूपण इतना पढ़ते पूरा, विशेष अर्थ वास्पत। हाँ पिछली नाना गुण हानि शलाकाओं का विरलन कर द्विगुणित करने पर अन्य अभ्यस्त राशि होती है। इससे 3 गुण हानियों को गुणित करने पर योग स्थान काल असंख्यात गुना होकर भी जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग होता है। उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जगन्य योग स्थान स्थित जीव आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगत प्रतर का भागहार जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग पाया जाता है। इस प्रकार इस उपदेश से उत्कृष्ट योग स्थान के जीव भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं, ऐसा सिद्ध कर लेना चाहिए। ये योग मध्य का एक प्रमाण निकाला, जगन्य योग स्थान का प्रमाण निकाला और उत्कृष्ट योग स्थान का, उसको अपन निकालते हैं सूत्र। इस प्रकार जगन्य व उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों की संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सिद्ध हो जाने पर सब योग स्थानों के जीवों की संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सिद्ध ही है, क्योंकि उक्त 2 स्थानों के जीवों की संख्या की अपेक्षा इतर योग स्थानों के जीवों की संख्या बहुत पाई जाती है। विशेषार्थ मला वाटलं इथपर्यंत नहीं, इसको निकालते फिर वापस विशेषार्थ में पक्का हो जाएगा। ठीक है। इससे जीव की अपेक्षा से जो योग में जीवों की संख्या है उसकी अपेक्षा से गुणहानि की रचना की है। तो यहाँ पर द्विंद्रिय पर्याप्त जीव के जगन्य परिणाम योग स्थान से लेकर के पंचेंद्रिय संज्ञा पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट योग स्थान तक सब योग स्थान रखना क्रम से,
जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। तो वहां सबसे जघन्य योग स्थान जो है उसमें जो जीव पाए जाएंगे वो सबसे कम पाए जाएंगे, मतलब सबसे कम मतलब इसके ऊपर की अपेक्षा से कम। फिर उसके अगला जो योग स्थान होगा उसमें एक से अधिक जीव पाए जाएंगे। इस प्रकार आगे 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 क्या होगा, जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ती जाएगी, जहां तक ये बीच का योग स्थान आएगा, योग मध्य जो जीव योग मध्य कहाँ है वहां तक ये बढ़ते गए हैं ना। अभी ये सब प्रमाण निकालेंगे। यहाँ 16 में 4 बढ़ा 20 हो गए, 20 में 4 बढ़ा तो 24 हो गए। तो एक एक योग स्थान के जीवों की संख्या समझना। तो ऐसे एक एक जहां पर ये संख्या दोगुनी हो गई तो वहां पर गुणहानि बदल गई। इसको गुणवृद्धि भी कह सकते क्योंकि यहाँ बढ़ती गई ये संख्या। ये दोगुनी वृद्धि हुई। फिर इसमें 32 की दोगुनी वृद्धि हो गई, वहां पर गुणहानि बदल गई। इस प्रकार दुगुना दुगुना प्रमाण यहाँ तक होता गया। फिर आगे एक एक से कम होता गया तो दुगुनी हानि होती गई ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर सिद्ध अभी क्या करें, पहले एक एक स्टेप से जाते हैं। योग मध्य में कितने सभी योग स्थानों में जीव कितने हैं, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, ये सिद्ध करना है उनको। तो सबसे जीव योग मध्य का प्रमाण निकाला पहले। तो यहाँ अंक संदृष्टि से त्रस राशि कितनी मानी है, 1422 मानी है। मतलब सब, और ये द्रव्य का प्रमाण, जीव की संख्या जो है उसी को क्या कहेंगे अपन, द्रव्य कहेंगे। सर्वधन कहो द्रव्य कहो एक ही। और एक जितने योग स्थान है उसको क्या कहेंगे, अध्वान कहेंगे या काल कहेंगे या आयाम कहेंगे। तो कुल योग स्थान कितने माने हैं, स्थान संख्या 32 माने हैं। वो वास्तव के गणित में कितनी है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग है। और त्रस राशि कितनी है, जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल भागिले संख्या इतनी है। तो इतने जीवों को इतने योग स्थानों में बंटवारा करना है। तो कहाँ पर कितने जीव होंगे वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ नीचे जो है अधस्तन गुणहानि और उपरीतन गुणहानि, जहां तक प्रमाण बढ़ता गया है वो अधस्तन गुणहानियां होगी। फिर जहाँ से प्रमाण कम होता गया जीवों का तो उसको क्या कहेंगे, उपरीतन गुणहानि कहेंगे। तो अधस्तन गुणहानि का प्रमाण कम है। तो यहाँ अंक संदृष्टि में कितना माना है, 3 माना है। 3 गुणहानि हो गई, अधस्तन गुणहानि 3 है। और उपरीतन गुणहानि 5 मानी है। 5 मानी। अब इसके अन्य राशि गुणहानि आयाम का प्रमाण कितना है वो निकालना है। ये 5 और 3 मिला करके कितने हो गए, 8। तो 32 को 8 का भाग देंगे तो गुणहानि का आयाम आएगा, क्योंकि स्थिति को अपन इससे भाग देते हैं नाना गुणहानि से, तो गुणहानि आयाम आता है। इसलिए 32 भागिले 5 मतलब ना गुणहानि कितना है, 4 माना। अपन 8 मानते थे वहां प्रदेश बंद में, यहाँ 4 प्रमाण माना है। अब यहाँ अन्य राशि नीचे के और ऊपरी तन के अन्य राशि निकालना है। तो जितनी गुणहानियां हैं उतनी बार 2-2 का अंक रख करके परस्पर गुणा करो तो अन्य राशि आती है। तो अधस्तन अन्य राशि कितनी हो गई, 3 गुणहानियां हैं। तो 3 बार 2-2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8। 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। और उपरीतन अन्य राशि 5 बार 2-2 का गुना करो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 4 4 गुना 8 8 2 16 16 2 32 हो गई उपरीतन अन्य राशि। तो यहाँ योग मध्य का प्रमाण निकालने के लिए क्या किया, त्रसजीव राशि में, तो त्रसजीव राशि यहाँ अंक संतुष्टि 1422 है, उसको 3 गुणहानि का भाग दिया। लेकिन 3 बराबर 3 गुणहानि का भाग देने से योग मध्य का प्रमाण नहीं आता है। तो कुछ कम 3 गुणहानि का भाग देंगे तो ही योग मध्य का प्रमाण आता है। तो कुछ कम का भी प्रमाण आप निकालने वाले आगे सब। तो यहाँ पर 3 गुणहानि मतलब 12 होता है
और कुछ कम का प्रमाण वहां अभी आगे निकालेंगे भी 57/64 लिया है। इतना 12 में से इतना कुछ कम, 3 गुना आने में से इतना कम करना है। तो कम करने के बाद क्या आएगा 11/7/64 आएगा। क्योंकि 12 में से कम करते तो इतना शेष रहता है ना, हाँ इसको हाँ सब समच्छेद करके निकालेंगे तो आता है बराबर। 12 गुणे 64 करो, उसमें से -57 करो, तो ये क्या आता है 711/64 आता है। मतलब ऐसा करेंगे ना, यहाँ पर 12 गुणित 64 -57/64, तो 12 गुणित 64 करेंगे तो कितना आता है 768 आता है। 768 में से 57 माइनस करेंगे, तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 5 गए 1 और 7, 711/64, और 64 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा 64 का 64, हाँ 11.7 ऊपर रहेगा ना, उसके 7/64 रहेगा, क्योंकि 64 का 11 से गुना करेंगे तो 704 होता है ना, 704 आएगा। 64 गुणा 11, 11 चौक 44, अच्छा 4, 11 67 और 4 70, 704 होता है। तो 704 के बाद कितना शेष रहेगा 7 रहेगा, इसलिए 11.7/64 ये कुछ कम 3 गुण हानि का प्रमाण अंक संदृष्टि से निकाला है। वो कैसे निकालना अभी आगे बताएंगे। और 11/64 हुआ, इसका भाग दिया यहाँ तो 1422, ये भागार का भागार गुणकार हो जाएगा 64, 711 और 711 का भाग दिया तो 2 आया, 64 दूनी 128, ये मध्य जीवों का प्रमाण हुआ। अर्थ संतुष्टि से अपन देखते तो वहां पर क्या है, ये गुणाहानि जो है वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है ना, तो 3 गुणाहानि भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही होगा। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर ये जगत प्रतर है और ये जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। तो यहाँ पर ये असंख्यात गुणकार में चला गया और एक जगत श्रेणी गई, तो क्या रहा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीवों की संख्या रही एक एक योग स्थान में। तो यह असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीवों की संख्या होती है। तो यहाँ मतलब बीच में योग मध्य में भी कितने होंगे, यहाँ पर ये 3 गुणाहानि किए तो भी वो जगत श्रेणी के असंख्यात जगत श्रेणी ही होगी। तो योग मध्य में 128 जीव हो गए, मतलब यहाँ पर ये असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, ये सिद्ध करना है। और जगन योग स्थान के जीवों का प्रमाण निकालने के लिए भी क्या किया, त्रस पर्याप्त राशि में नीचे की जो अन्यनाभ्यस्त राशि है उसको 3 गुणाहानि से गुना किया। ये जो कुछ कम 3 गुणाहानि है उसको अन्यनाभ्यस्त राशि नीचे की कितनी माने अभी 8, और कुछ कम 3 गुणाहानि 64। मतलब यहाँ ये सूत्र बनाएंगे, त्रस पर्याप्त राशि भागिले अधस्तन अन्यनाभ्यस्त राशि गुणिले कुछ कम 3 गुणाहानि, 3 गुणाहानि बराबर जगन योग स्थान की जीव, जगन योग स्थान में कितने जीव है उसका प्रमाण निकलेगा। तो 1422 में अन्योन्याभ्यस्त राशि अधस्तन और उसका गुना किया तो यहाँ कितने जीव हुए। तो यहाँ भी ऐसा करेंगे ना 64, हाँ ये गुना ही करना है ना, तो 64 ऊपर चला जाएगा, 1422 गुना 64, 8 गुना 711, 711 का भाग गया 2 हुआ, 2 का भाग गया यहाँ 4 हुआ, 4 का भाग दिया 16 हुआ। तो जगन योग स्थान के जीव कितने,
ये अंग्रेजी में लिखा है और ये मराठी में लिखा है तो अलग अलग दिखेगा। हाँ। ये हिंदी में हो गया। तो कितने जीव हो गए? जगन योग स्थान के 16। 16 मतलब क्या है यहाँ पर बताना उनको? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, क्योंकि ये जो भाग आ रहे वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण ही है, क्योंकि 1422 है। ये त्रस पर्याप्त राशि असंख्यात जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग है, संख्यात्व भाग है। और इसको नीचे के अनन्य व्यस्त राशि वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, और ये कुछ कम 3 गुना है, ये भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। तो समझो कितने भी जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से भाग दो यहाँ पर, तो वहां मतलब सब मिला करके जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही हुआ, तो वहां पर भी उसका ये असंख्यात ऊपर चला जाएगा। जगत श्रेणी गए तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण ही जीव रहते हैं। जगन योग स्थान में भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीवों की संख्या है, और उत्कृष्ट योग स्थान में भी वहां पर भी कितने हैं? उतने ही हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? केवल उपरीतन उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण निकालने के लिए उपरीतन अन्यन्याभ्यस्त राशि से गुना करेंगे। कुछ कम 3 गुना हानि और गुणित उपरीतन अन्यन्याभ्यस्त राशि और त्रस पर्याप्त राशि में भाग देंगे। तो यहाँ उपरीतन अन्यन्याभ्यस्त राशि कितनी है? 32 है, उसका भाग दिया, और कुछ कम 3 गुना हानि, तो 1422 गुणित 64 बटे 32 गुणित 711। तो यहाँ 711 का भाग दिया 2 आया, 2 का भाग दिया 16 हुआ, और 16 का 64 में भाग दिया तो कितना हुआ? 4 हुआ। वहां कुछ है तो ये होता है। अब 3200 में थोड़ा कम 128/5 ऐसा लिया है वहां पर। 128/5 ऐसा लिया है, कुछ कम किया है। आगे निकालेंगे। उपरीतन अन्यन्याभ्यस्त राशि कुछ कम 3 गुना ने 4 आता है उत्कृष्ट योग स्थान वाले जीव, लेकिन यहाँ पर अपना वो 5 आया है ना, वो निकालने के लिए आगे किया है उन्होंने, कुछ कम 128/5 किया है ऐसा। आगे आएगा तब देखेंगे इसको। तो ये भी जो प्रमाण है उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों की संख्या, वो भी क्या है? ये भी दोनों गुण जो है भागार, ये भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। तो जगत प्रतर भागिले प्रतरांगुल के संख्यात्व भाग में जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण ही जीवों की संख्या आती है। ये यहाँ पैराग्राफ में बताए हैं। यहाँ त्रस पर्याप्त संबंधी कुल योग स्थानों में अलग अलग और मिलाकर कितने जीव है यह बतलाते हुए सर्वप्रथम जघन्य आदि प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या की सिद्धि की गई है, और उस पर से त्रस पर्याप्त संबंधी सब योग स्थानों के जीवों की संख्या फलित की गई है। आवली के संख्यात्वे भाग का प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि प्राप्त होती है। पूरे पर्याप्त मिलकर के त्रस पर्याप्त राशि ऐसा नियम है। फिर भी का आवली के संख्यात्वे भाग का प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भागने से बरोबर नाही चुकलं ना तिथं। संख्यात्वे भाग पाहिजे, संख्यात का भाग प्रतरांगुल में देने पर इतना ही चाहिए ना। आवले के संख्यात्व भाग में असंख्यात संख्या हो गई ना वह। तो त्रस पर्याप्त राशि जो है वह प्रतरांगुल को संख्यात से भाग दे करके उसमें जगत प्रतर में भाग देने पर आती है। संख्यात से, हाँ संख्यात से पाहिजे।
कळले छे संख्यात वे भाग नाही म्हणत, नुसतं संख्यात का संख्यात भाग? का हाँ, संख्यात से प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे, असं पाहिजे. संख्यात से संख्यात वे भाग का नहीं, संख्यात से प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से. संख्यात से प्रतुरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि प्राप्त होती है, ऐसा नियम है. फिर भी यह राशि जगत श्रेणियों की अपेक्षा कितनी जगत श्रेणी प्रमाण है यह देखना है. ऐसा मोटा नियम है कि समस्त त्रस पर्याप्त राशि में 3 जीव गुण हानियों के आयाम भाग आयाम का चाहिए, आयाम का भाग देने पर, आयाम का भाग देने पर यव मध्य के जीव आते हैं. उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा 3 जीव गुण हानियों का काल 12 है और त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण 1422 है. अतः इस राशि में कुछ कम 12 का अर्थात 711/64 का भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण 128 होता है, जो अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है. यहाँ यद्यपि मूल में 3 गुण हानियों के काल का भाग दिलाया गया है, पर वह स्थूल कथन है. सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुछ कम 3 गुण हानियों के काल का भाग दिलाने पर ही यह संख्या प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए. इस प्रकार जबकि त्रस पर्याप्त राशि में कुछ कम 3 गुण हानियों के काल का भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण आता है, तो उस राशि को यव मध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर वह कुछ कम 3 गुण हानियों की जितनी संख्या होगी उतनी यव मध्य प्रमाण प्राप्त होगी. पूरे त्रस पर्याप्त जीव है उनको यव मध्य के प्रमाण से रखते हैं. जैसे यहाँ पर कम और ऊपर ज्यादा है ना, उतना रखकर 128 128 128 से करेंगे तो कितने होंगे उसमें 1422 में, तो कुछ कम 3 गुना हानि होगी. मतलब 1422 में 128 128 ऐसे विभाग करेंगे तो 11 और ऊपर 7/64 होगा. बराबर. इसमें कुछ अधिक निकालने का फॉर्मूला, कुछ कम, कम 57/64 निकालने का फॉर्मूला. नहीं वो तो अभी बताएंगे आगे कैसे निकलना. इसमें जरा भी संदेह नहीं. अब यह देखना है कि इस राशि में से जघन्य योग स्थान को प्राप्त कितने जीव है. इसके लिए यह नियम है कि अधस्तन गुण हानियों की अन्य अभ्यस्त राशि से कुछ कम 3 गुण हानियों के काल को गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका समस्त त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण आता है. उदाहरणार्थ अधस्तन गुण हानियों की अन्य अभ्यस्त राशि 8 है. इससे कुछ कम 3 गुण हानियों के काल 11.7/64 को गुणित करने पर 88.7/8 प्राप्त होते हैं. और इसका सब 8 गुना ये किया पहले उन्होंने नीचे, 8 गुना 11 किया तो 88 आया, और 8 को 7/64 से गुना किया तो 7/8 आ गया, क्योंकि उसका 8 का भाग गया ना 64 में, तो नीचे 8 रह गया. और इसका सब त्रस पर्याप्त राशि 1422 में भाग देने पर 16 प्राप्त होते हैं, जो सबसे जघन्य त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण है. सबसे उत्कृष्ट त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण भी इसी प्रकार ले आना चाहिए. अतः यह राशि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, क्योंकि जगत प्रतर में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग का भाग देने पर यह राशि आती है. अतः संपूर्ण त्रस पर्याप्त राशि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है. कर्मकांड गाथा 245 246. इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई. श्रेणी प्ररूपणा 2 प्रकार की है. संपूर्ण त्रस पर्याप्त राशि भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है,
और एक एक योग स्थान में जो जीव है वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, ये बताना। श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार की है, अनंतरोपनिधा और परंपरोपनिधा। उनमें से अनंतरोपनिधा मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा लगातार बताएंगे तो अनंतरोपनिधा। जगन योग स्थान वाले जीव, फिर उससे उसके आगे के योग स्थान वाले जीव कितने कम है या ज्यादा है, ऐसा बताएंगे तो उसको अनंतरोपनिधा कहेंगे। और पहले गुना आने के, पहले योग स्थान से दूसरे गुना आने के एकदम डायरेक्ट बता दिया तो उसको कहेंगे परंपरोपनिधा। उनमें से अनंतर उपनिधा को कहते हैं, वह इस प्रकार है। पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण जीव गुणहानि शलाकाओं का त्रैराशिक क्रम से समस्त योग स्थान अध्वान में भाग देने पर एक आयाम गुणहानि आती है। संपूर्ण नाना गुणहानियों का प्रमाण अर्थ संदृष्टि से कितना है, मतलब वास्तविक गणित में पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। एक गुणहानि का आयाम जगत श्रेणी का असंख्य, क्योंकि जगत प्रतर इसमें एक गुणहानि आयाम का प्रमाण कैसे निकालते कि संपूर्ण स्थिति में योग स्थानों की संख्या और नाना गुणहानियों का उसमें भाग दिया। जैसे अभी 32 में 8 का भाग दिया तो 4 आया ना। तो यहाँ पर समस्त योग स्थान कितने जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, उसको पल्योपम के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे तो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आएगा, क्योंकि उससे छोटी या बड़ी संख्या नहीं आएगी ना, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आएगा। इसलिए वो पल्योपम के असंख्यात्व भाग प्रमाण जीव गुणहानि शलाकाओं का त्रैराशिक क्रम से समस्त योग स्थान अध्वान में भाग देने पर, त्रैराशिक क्रम से मतलब नाना गुणहानियों में इतने योग स्थान है तो एक गुणहानि में कितने योग स्थान है, ऐसा करेंगे तो भाग आएगा उसका। उसका विरलन कर प्रत्येक एक पर जगन्य योग स्थान के जीवों को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उदाहरण, जीव प्रक्षेप मतलब जय कितने से जीव बढ़ते गए हैं उसको कहेंगे जीव प्रक्षेप। हाँ, प्रक्षेप मतलब उसमें मिलाना है तो प्रक्षेप कहते हैं। तो चय का प्रमाण निकालने के लिए क्या किया कि उसका विरलन किया, मैं गुणहानि आयाम का विरलन किया। गुणहानि आयाम कितना है, 4 है, तो 4 जगह एक एक रखेंगे। और जगन योग स्थान के जीवों का प्रमाण कितना है, 16, तो 16 को उसमें समखंड करके देंगे तो एक एक पर कितना आएगा, 4 4 4 4 आएगा, 16 होगा। तो एक चय का प्रमाण क्या हो गया, 4 हो गया। उदाहरण, जीव गुणहानि शलाका 8, सब योग स्थानों का काल 32, जगन्य योग स्थान के जीव 16। 32 को भाग देने को 4 एक गुणहानि का काल, एक गुणहानि का आयाम हो गया। और एक गुणहानि का विरलन किया एक एक एक, और उसके ऊपर जगन योग स्थान के जीवों को रखा 4 4 4, तो जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। जगन योग स्थान से कितने जीव बढ़ेंगे दूसरे योग स्थान में उसका प्रमाण आएगा। अब यहाँ जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हैं, वह इस प्रकार है। यव मध्य से पहले की नाना गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त राशि से 3 गुणहानियों को गुणित करने पर योग स्थान के काल से असंख्यात गुना प्राप्त होता है। फिर उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योग स्थान के जीव आते हैं। उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। क्या बताया अभी जो निकाला था वही बताया। योग मध्य से पहले की नाना गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्याभ्यस्त राशि, योग मध्य से पहले की मतलब नीचे की अधस्तन गुणहानि की जो अन्योन्याभ्यस्त राशि है वो अभी अंक संदृष्टि से कितना माना है, 8 है। और 3 गुणहानियों को गुणित किया तो कुछ कम 3 गुणहानि लेना, वहां पर 711/64 लिया तो योग स्थान के काल से गुना असंख्यात गुना प्राप्त होता है। पूरे योग स्थान काल से असंख्यात गुना होगा ना ये प्रमाण। योग स्थान का काल मतलब 32 योग स्थान का काल है यहाँ पर,
तो यहाँ नीचे के अनुनाभ्यस्त राशि कितनी है 8 और 3 गुना आने का प्रमाण क्या है 711/64। तो दोनों को गुना किया तो कितना आया था अभी 88 88 और ऊपर 7/8 आया था ना। तो वो जो पूरे योग स्थानों की जो संख्या है उससे असंख्यात गुना हो गया। फिर उसका किस में भाग दिया त्रस पर्याप्त राशि में भाग दिया तो कितना आया असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जगन योग स्थान के जीव आते हैं। उदाहरण उन श्रेणियों की विष्कंभ सूची मतलब असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण एक जगन योग स्थान के जीव। तो उस असंख्यात का भी प्रमाण कितना है तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग लेना। जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग इतने जगत श्रेणी प्रमाण जगन योग स्थान के जीव है। असंख्यात है ना असंख्यात जगत श्रेणी जगन योग स्थान के जीव कितने हुए असंख्यात जगत श्रेणी। तो इस असंख्यात का प्रमाण क्या है उसको विष्कंभ सूची कहेंगे। 1 जगत श्रेणी 2 जगत श्रेणी ऐसे असंख्यात जगत श्रेणी। तो असंख्यात का प्रमाण क्या दिया वो लेना तो वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ऐसा असंख्यात लेना और ऐसे असंख्यात मतलब जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण जगत श्रेणियां जगन योग स्थान के जीवों की संख्या है। उदाहरण अधस्तन नाना गुणहानि शलाका 3 व उसके अन्यभ्यस्त राशि 8 3 गुणहानियों का काल 12 त्रस पर्याप्त राशि 1422 12 गुणा 8 बराबर 96 कुछ कम इसका अर्थात 88 7/8 का 1422 में भाग देने पर जघन्य योग स्थानों के जीवों का प्रमाण 16 प्राप्त हुआ। शंका हाँ 32 के हाँ आयम काल कहो अध्वान कहो आयम कहो गच्छ कहो स्थान कहो एक ही है स्थिति कहो। यह कैसे जाना जाता है समाधान क्योंकि योग स्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्तभूत जो जगत श्रेणी का भागहार है वह जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग पाया जाता है। शंका वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग। तो जिस असंख्यात से भाग दिया है वह जो असंख्यात संख्या है वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। जगत श्रेणी को जिस असंख्यात संख्या से भाग दिया है वह असंख्यात संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। ये बताना वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है समाधान क्योंकि सब योग स्थानों को जघन्य योग स्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके उसमें एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से सब योग स्थानों को गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात्व भाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती हैं। इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि योग स्थानों का काल लाने के लिए जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण होता है। ये तीसरी पुस्तक में आता था ना वैसे बार बार वो मतलब उसके इसका भाग देते तो कितना आता है नरकाची करते हाँ वरकाल का। तो जगत श्रेणी में जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग का भाग दिया तो असंख्यात ही मतलब असंख्यात जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही लाना है वहां पर। मतलब योगस्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्तभूत जो जगत श्रेणी का भागहार है मतलब जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण कुल योग स्थानों की संख्या है। तो जिस योग असंख्यात से भाग दिया वो असंख्यात संख्या कितनी है तो वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। तो जगत श्रेणी को जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से भाग देते हैं तो वहां योग स्थानों की संख्या आती है। यहाँ सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हैं वह इस प्रकार है। एक कम योग स्थान के काल को समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके आधा कर फिर अंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके उसमें योग स्थान के काल से गुणित जघन्य योग स्थान की जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योग स्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं होती हैं। थोडं थोडंच लावत जाऊया म्हणजे होणार नाही।
यहाँ पर उन्होंने ये पूछा था ना कि वो भी किस प्रमाण से जाना जाता है, वहां से पढ़ते वापिस इधर से 64 पेज से। सब योग स्थानों को जगन्य योग स्थान के जगन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके, मतलब जगन्य योग स्थान के जो जगन्य स्पर्धक है उसके प्रमाण से सब योग स्थानों को करो। तो उसमें मतलब जगन्य स्पर्धक प्रमाण से करना, उसका जो प्रमाण है उसके नाप से मापेंगे सब योग स्थानों को। तो उसमें एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से, एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी होती है, जगत श्रेणी का असंख्य, क्योंकि जो एक योग स्थान है उसमें क्या है, वर्ग वर्गणा स्पर्धक सब होते हैं ना। तो एक वर्गणा में कितने वर्ग होते हैं, मतलब कितने जीव के प्रदेश आते हैं, फिर उसकी एक वर्गणा होती है। और ऐसे वर्गणाओं के समूह का एक स्पर्धक होता है, और ऐसे स्पर्धकों के समूह की एक गुणानी होती है, और गुणानियों के समूह को एक योग स्थान कहते हैं। तो जगन्य स्पर्धक का जो प्रमाण है, जगन्य योग स्थान के जगन्य स्पर्धक के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसके नाप से सभी के अविभाग प्रतिच्छेद नापेंगे सभी योग स्थानों के। तो उसमें कितने प्राप्त होते हैं वो बताया कि एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जो वर्गणा शलाका है उनसे सब योग स्थानों को गुणित करने पर जितने भी योग स्थान है उसको गुना किया तो कितनी वर्गणाएं प्राप्त हुई, सभी योग स्थानों की मिलकर के वर्गणाओं का प्रमाण आया। श्रेणी के असंख्यात्वे भाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती है। जैसे योग स्थान अपन 32 माना समझो कुल योग स्थान, और उसमें एक एक स्पर्धक की वर्गणा जो है वो 4 माने। तो और उससे गुना के योग स्थानों को, तो 32 को 4 से गुना किया तो कितना हुआ, 128 हुआ। तो सभी योग स्थानों की वर्गणाओं का प्रमाण होगा। इस गुरु के उद्देश्य से जाना जाता है कि योग स्थानों का काल लाने के लिए जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है। वो गुना करने पर भी कितना है, सभी वर्गणाओं का प्रमाण जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आया, इसलिए जो भाग आ रहा है वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। और आगे अब पढ़ते हैं सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हैं। सब योग स्थानों के वर्गणाओं को कैसे लाना, उसको 1 मिनट नोट्स में थोड़ा सा देखते क्या किया है। पेज नंबर 20 में है। हाँ, तो यानी सब योग स्थान के स्पर्धकों को एक स्पर्धक की वर्गणा शलाका से गुना किया तो समस्त योग स्थान की वर्गणाएं आती है। एक एक स्पर्धक में सभी स्पर्धकों में वर्गणा समान ही होती है। तो एक योग स्थान के जितने स्पर्धक हैं उसको एक स्पर्धक की वर्गणा शलाका से गुना किया तो क्या हो गया, संपूर्ण योग स्थान की वर्गणाएं हुई। समस्त योग स्थान की वर्गणाओं का प्रमाण भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। इससे जाना जाता है कि योग स्थानों का प्रमाण लाने के लिए जगत श्रेणी का भागार जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। यहाँ पर सब योग स्थानों के स्पर्धकों को नोट्स में पढ़ रहे हैं, स्पर्धकों को 20 पेज है बीच में 20 यहाँ पर सब योग स्थानों के स्पर्धकों को जगन्य योग स्थान के जगन्य स्पर्धक प्रमाण से करना। वैसा करने पर सब जगन्य योग स्थान में जितने जगन्य स्पर्धक होते हैं उससे दूसरे योग स्थान में सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य स्पर्धक अधिक है, उससे तीसरे योग स्थान में सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जगन्य स्पर्धक है न अधिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान तक समान वृद्धि से जगन्य स्पर्धक बढ़ते गए हैं। एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में जगन्य स्पर्धक कितने बढ़े, तो समान रूप से बढ़ते गए। इसलिए यहाँ प्रक्षेप का प्रमाण माने क्षय का प्रमाण सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग है। सब योग स्थानों के स्पर्धकों का प्रमाण मतलब प्रथम चैधन लाते हैं, उसको चैधन कहते, पद -1 गुणित पद बटे 2 गुणित चैत बराबर चैधन आता है। तो यहाँ पद का अर्थ योग स्थानों की संख्या लेना, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग लेना। तो जगत श्रेणी मतलब सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग एक एक योग में बढ़ते गए ना, तो सभी योग स्थानों में मिलकर के कितने बढ़ गए जगन्य स्पर्धक,
पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान में कितने बढ़ गए? सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग। फिर तीसरे में कितने बढ़ेंगे? और सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो अपन जैसे चय धन निकालते हैं ना, 4 4 4 4 बढ़ता गया, तो पूरे चय धन कितना हुआ? चयों का जोड़ कितना हुआ? उसी प्रकार सब योग स्थानों में जितने जगन्य स्पर्धक बढ़ते गए उन सबका टोटल किया, सब जोड़ किया, तो उसको कहेंगे चय धन। तो उसको निकालने के लिए उस सूत्र के माध्यम से निकाला। पद का प्रमाण क्या? संपूर्ण योग स्थानों की संख्या। संपूर्ण योग स्थान कितने हैं? जगत श्रेणी का असंख्यात्वा। उसमें एक कम करना और उसका आधा करना, ये चय धन का सूत्र है ना। पद में एक कम करो, उसका आधा करो, गुणित पद गुणित चय, ऐसा। तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग पद का प्रमाण में योग स्थानों का प्रमाण है, उसमें एक कम किया और उसका आधा किया, फिर जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से गुना किया और सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से गुना किया, तो चय धन कितना आया? वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आया है। मतलब वो भागार जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, ये बताना है इनको, मतलब बड़ा है भागार, इसलिए वो जो लब्ध आ रहा है वो भी जगत, नहीं तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग गुणित जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग बड़ा भी आ सकता है, जगत प्रतर भी आ सकता है, लेकिन उतना नहीं आकर के उसका जो लब्ध आया है वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आया है। इसका अर्थ जो जिस असंख्यात से हमने भाग दिया है वो असंख्यात संख्या बड़ी है, और बड़ी है मतलब कौन सी है? वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है, ये कहना है। प्लस सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग या प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग या पल्लकोम का असंख्यात्व भाग नहीं है, जगत श्रेणी का ही असंख्यात्व भाग है। अब आगे चयधन काढला तर चयधनाचं पुढचं फिर चयधन का अर्थ वो अभी बताया मैंने कि प्रत्येक योग स्थान में जितने जगन्य स्पर्धक बढ़ते गए उन सबका जोड़। इस चयधन में आदि धन जोड़ने पर, आदि धन क्या होगा? वहां पर जो जगन्य योग स्थान के जगन्य स्पर्धक है उतने ही सब में लेना, मतलब उसको जगन्य योग स्थान के जगन्य स्पर्धक को सब योग स्थानों की संख्या से गुना करेंगे तो आदि धन आता है। जैसे अपन आधाकरण में निकालते हैं ना, पहले समय के परिणाम 162 है, उतने सब समयों में है, तो 162 गुना 16 किया तो आदि धन हुआ, और जो चय धन निकाला है वो 4 4 बढ़ते गए, वो चय धन हुआ। तो आदि धन और चय धन दोनों को मिलाते हैं तो संपूर्ण योग स्थान की जगन्य स्पर्धक शलाकाएं कितनी वो निकलती है। तो संपूर्ण योग स्थान में जगन्य स्पर्धक कुल कितने होंगे? जगन्य योग स्थान के जो जगन्य स्पर्धक का प्रमाण है उसके नाप से निकाला सबको, तो पूरा प्रमाण आएगा। और सर्व योग स्थान के जितने स्पर्धक हुए जगन्य स्पर्धक उसको एक स्पर्धक में जितनी वर्गना शलाकाएं उससे गुना करेंगे तो संपूर्ण योग स्थानों में वर्गनाओं का प्रमाण निकलेगा, तो वह भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। सभी स्पर्धक भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, और उसमें एक स्पर्धक की जो वर्गना शलाका है वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, और उसका गुना किया तो भी कितना है? जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग हुआ। तो इससे वो सिद्ध होता है कि उसका जो भाग आ रहा है योग स्थानों के नीचे वह जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। ये इसको पढ़ो, अभी पुस्तक में एक बार पढ़ते हैं। पुनः उनको श्रेणी, दूसरे पैराग्राफ में 5वीं लाइन पढ़ रहे हैं। पुनः नाही तर इथून वाचा की परत, एक कम योग स्थान के काल को वह इस प्रकार है। दूसरा पैराग्राफ की दूसरी लाइन, वह इस प्रकार है, एक कम योग स्थान के काल को समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके आधा कर फिर अंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके उसमें योग स्थान के काल से गुणित जगन्य योग स्थान की जगन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योग स्थानों की जगन्य स्पर्धक शलाकाएं होती हैं। इसमें उन्होंने पूरा बता दिया, चय धन बताया, आदि धन बताया और दोनों का जोड़ भी बता दिया पूरा, क्योंकि पहले एक कम योग स्थान के काल को समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके आधा कर फिर अंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके ये हो गया चयधन पूरा, चयधन के सूत्र के अनुसार किया। फिर उसमें आदि धन कितना है? योग स्थान के काल से गुणित जगन्य योग स्थान की जगन्य स्पर्धक शलाका, ये हो गया आदि धन। ऐसे एक एक शब्द का अर्थ समझ समझ करके फिर उसमें से अर्थ निकलता है। स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने मैंने आदि धन जोड़ दिया, प्रक्षेप किया मतलब जोड़ दिया उसमें,
फिर क्या हुआ, संपूर्ण योग स्थानों की जगन स्पर्धक शलाका कितनी है वो निकली। अब उसको वर्गना शलाका निकालने के लिए एक स्पर्धक वर्गना शलाका से गुना करते हैं। पुनः उनको श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र एक स्पर्धक की वर्गना शलाकाओं में गुणित करने पर, शलाकाओं से गुणित करने पर समस्त वर्गणाएं आती हैं। यह सभी राशि श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। माने स्पर्धकों की संख्या भी है, जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग है, सब मिलाकर के कुल योग स्थानों की वर्गणाई वो भी जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग ही है। यहाँ योग स्थान का काल लाने के लिए श्रेणी का जो भागहार स्थापित किया जाए वह यदि जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल प्रमाण होवे तो योग स्थानों के काल को वर्गित करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी। अब इसका अर्थ समझो। क्या क्या मतलब वो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग है, ये सिद्ध करना है उनको। अब समझो कि जगत श्रेणी को अपन ने उसके प्रथम वर्गमूल से भाग दिया है, तो जगत श्रेणी भागिले प्रथम वर्गमूल गुणित जगत श्रेणी भागिले प्रथम वर्गमूल, ऐसा किया तो जगत श्रेणी निकल हाँ हाँ, जैसे वो अंक संतुष्टि से कुछ मान करके करो। हाँ 256 माना समझो जगत श्रेणी, और उसका प्रथम वर्गमूल कितना है 16, 256/16 गुणित 256/16, तो क्या होगा 256 ही आएगा ना वहां पर। 256/16 का भाग दिया तो 16 आया, फिर 256 गुणित 16 का भाग गुणा किया तो 256 ही आएगा, मतलब जगत श्रेणी आएगी। जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल, जगत श्रेणी को उसके प्रथम वर्गमूल से भाग दिया, गुणित जगत श्रेणी को उसके प्रथम वर्गमूल से भाग दिया, तो क्या आएगा वहां पर उत्तर जगत श्रेणी आएगी। तो इसलिए ये इससे भी बड़ा भागहार वो होगा, वो बता रहे आगे। अथवा यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से चौगुना होवे तो योग दुगुना होवे, अथवा यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होवे तो योग स्थान के काल को वर्गित कर 4 से गुणा करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी। पुढे वाचूया आपण, मी करून दाखवते म्हणजे ते तोंडी समजना कोणाला। अथवा यदि वह भागहार श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से चौगुना होवे तो योग स्थानों के काल को वर्गित करके 16 से गुणित करने पर जगत श्रेणी उत्पन्न होगी। इस प्रकार संशय के दूर होने तक संख्यात गुणे व असंख्यात गुणे तक ले जाना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ योग स्थानों के काल को वर्गित कर श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर भी जगत श्रेणी उत्पन्न नहीं हुई, किंतु उसका असंख्यातवा भाग ही उत्पन्न हुआ। इससे जाना जाता है कि जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता हुआ भी वह जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग से गुणित करने पर जितना लब्ध आवे उतना है। जघन्य योग स्थान के जीव भागहार को एक गुण हानि से गुणित करने पर योग स्थान का काल वर्ग पर्योपम के असंख्यातवे भाग से गुणित होकर चूंकि उत्पन्न होता है, अतः इसका त्रस जीव राशि में भाग देने पर श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र जगत श्रेणियां जीव प्रक्षेप प्रमाण उत्पन्न होती है। यह सिद्ध है। इस प्रकार जीव प्रक्षेप प्रमाण की प्ररूपणा की। जीव प्रक्षेप प्रमाण कितना है, वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, मतलब चय का प्रमाण वो बताना है उनको। एक बार इसका निकालते हैं। हाँ, तो योग स्थानों का जो काल है, मतलब योग स्थानों की जो संख्या है वो कितने जगत श्रेणी भागिले असंख्यात है। तो ये जो असंख्यात जिस संख्या से भाग दिया है वो असंख्यात संख्या कितनी है, इसका यहाँ पर उन्होंने ये बताया प्रमाण कि वह भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, ऐसी असंख्यात संख्या लेना है। तो क्यों, तो उसके लिए ये बता दे हेतु सहित उन्होंने कि यदि जगत श्रेणी का ये असंख्यात जो संख्या है उसको अपन जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल मान करके करते हैं, तो क्या होगा, अपन जब चयधन निकाला था, कितना चयधन निकालने के लिए क्या किया था, पद
-1 गुणित पद बटे 2। ये 2 यहाँ पर केवल रखो तो भी चलता है, यहाँ रखा तो भी, दोनों को लगाए तो भी चलता है। और गुना 6 बराबर 6 धन आता है। तो यहाँ संपूर्ण योग स्थानों का 6 धन निकालने के लिए क्या किया, पद उसका कितना है, जगस्त्रणी, अपन अब अर्थ संतुष्टि सबको मालूम है इसलिए उससे चलते हैं। जगस्त्रणी का असंख्यात्व भाग -1 बटे 2, मतलब ऐसा केलं तर चालतं इसके। फिर जगस्त्रणी का असंख्यात्व भाग गुणित 6 सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग। इसका जो लब्ध आया है वो कितना आया है, जगस्त्रणी का असंख्यात्व भाग ही आया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये जो असंख्यात संख्या है वो कितनी है, जगस्त्रणी का असंख्यात्व भाग है। तो यदि यह असंख्यात संख्या जगस्त्रणी का प्रथम वर्गमूल होता तो क्या होता है, अपन जगस्त्रणी का अंक संतुष्टि से 256 मानते हैं और उसका प्रथम वर्गमूल कितना है, 16 है, भाग दिया। और यहाँ पर भी 256 बटे 16 है। तो इन दोनों का परस्पर गुणा करते तो क्या हुआ, उत्पन्न होती वहां पर जगत उत्पन्न हो जाती और वापिस उसको सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से गुणा करना है तो असंख्यात जगत श्रेणी उत्तर आ जाता वहां पर। नहीं, ये अभी गौन करो इसको, मतलब ऐसा होता नहीं है, वही बताना है ना। ये असंख्यात संख्या बड़ी है, ये बताना है आचार्यों को। ये असंख्यात संख्या जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से भी बहुत बड़ी गुनी ज्यादा है, वो बताना है उनको। हाँ, तो यदि पहले ऐसा मान करके चलो कि वो प्रथम वर्गमूल प्रमाण उसका भागार माने तो क्या हो जाता, तो यहाँ लब्ध जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग न आकर के असंख्यात जगत श्रेणी उत्तर आता। और समझो कि यहाँ पर ये भागार प्रथम वर्गमूल से दुगुना लेते, 256 16 गुणित 2, 256 16 गुणित 2 मतलब 32 हो गया। तो भी यहाँ क्या होता कि 256 32 का भाग दिया तो कितना आया, 8 आया, और 256 को 32 का भाग दिया तो 8 आया, और 8 गुना 8 64, और इसको फिर अपन 4 से गुना करते तो यहाँ क्या होता, 256 मतलब जगत श्रेणी होती। यदि जो ये भागहार जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना होता तो वहां पर जो लब्ध आता उसको केवल 4 गुना करने पर जगत श्रेणी आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो लब्ध है वह जगत श्रेणी से भी कम है, असंख्यात्व भाग है। ऐसा ही आगे करते जाओ। अब ये समझो भागहार प्रथम वर्गमूल से 4 गुना होता तो क्या करते यहाँ पर, हाँ, तो 256 बटे यहाँ पर करके ही देते हैं, (256) 16 गुणित 4 मतलब प्रथम वर्गमूल से 4 गुना भागार है, और गुणित 256 16 गुणित 4 गुना है। तो इसका जो लब्ध आता वो कितना है, 4 गुना 4, और इसको कितना गुना करेंगे तब जगत श्रेणी आएगी, 16 गुना करेंगे। तो यहाँ जगत श्रेणी उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर जगत श्रेणी का भी असंख्यात्व भाग है, इसलिए इतना भागार भी अभी छोटा नहीं है। इस प्रकार 8 से गुना करो तो वहां पर कितने से गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा, मतलब वो जगत श्रेणी उत्पन्न होगी उसका करने पर। तो इसका अर्थ है यहाँ पर जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग, मतलब ये जो लब्ध आया वो संख्यात्व भाग आया ना, मतलब जगत श्रेणी का 16वां भाग आया समझो, क्योंकि 16 से गुना करने पर जगत श्रेणी आई ना। फिर जगत श्रेणी का कितनेवा भाग आया, 4था भाग आया, क्योंकि 4 से गुना करने पर जगत श्रेणी आई है। मतलब अपन जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को दुगुना चौगुना भागार यदि समझते हैं
तो वो जगत श्रेणी का संख्यात्व भाग लब्ध आएगा वहां पर। तो यहाँ ये भागाहार का प्रमाण कितना होगा? तो जगत श्रेणी गुणे जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल, यहाँ पर जगत श्रेणी भागिले प्रथम वर्गमूल जगत श्रेणी का गुना असंख्यात करेंगे, क्योंकि 4 गुना वगैरह किया तो चौथा भाग आया, मतलब 16वां भाग आया। 8 गुना किया प्रथम वर्गमूल को तो 32वां भाग वगैरह आएगा। तो इस प्रकार संख्या जो है वो अपने जितना गुना किया उससे 4 गुना उसका वह भाग आया। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम वर्गमूल को असंख्यात से गुना करके जो लब्ध आएगा उससे भाग जगत श्रेणी में देने पर वो योग स्थानों की संख्या आती है, ये बताना है उनको। समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, क्या नहीं आया? पूरा आया? मतलब इसमें उनको ये दिखाना क्या है कि योग स्थानों की संख्या निकालने के लिए जगत श्रेणी को जिस असंख्यात से भाग दिया है वह असंख्यात संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। मतलब वो जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से भी असंख्यात गुनी संख्या है, ये और बताना है उनको। जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग में भी वो छोटा नहीं है, वो प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुना भागाहार है, ये जो है वो बड़ा। क्योंकि प्रथम वर्गमूल माने तो जगत श्रेणी पूरी आएगी, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से दुगुना भागाहार मानेंगे तो वह जगत श्रेणी का चौथा भाग लब्ध आता है। चौगुने मानेंगे तो 16वां भाग आता है। जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से 8 गुना मानेंगे तो 32वां भाग आता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग लब्ध है, इसका अर्थ वो भागाहार प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणित है, प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणित है। मतलब यहाँ जगत श्रेणी में जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल गुणित असंख्यात से भाग देंगे तो वो प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुना वो भी संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। ये जो प्रथम वर्गमूल गुणित असंख्यात जो संख्या है वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। जैसे समझो कि 256 है और अपन 4 असंख्यात मानते हैं तो 16 गुणित 4 किया तो कितना हुआ? 64। प्रथम वर्गमूल को 4 से गुना किया, मतलब असंख्यात से गुना किया तो 64 हुआ। तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आया ना वह। 256 की अपेक्षा 64 जो है वो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आया। मतलब परफेक्ट उन्होंने बताया कि प्रथम वर्गमूल को असंख्यात से गुना करो उतना उसका भागाहार है, और वह प्रथम वर्गमूल को अपन असंख्यात से गुना किया तो भी वो कितना है? जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। और उससे भाग दिया जगत श्रेणी में तो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही लब्ध आता है। तो एक मतलब संपूर्ण योग स्थानों की संख्या भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। उसमें स्पर्धक जगन स्पर्धक है वो भी कितने होते हैं जगत श्रेणी के? क्योंकि अपन चैधन और आदिधन दोनों जोड़ेंगे तो संपूर्ण योग स्थानों के स्पर्धकों की संख्या निकलेगी। फिर उसमें वर्गना एक स्पर्धक वर्गणाशाला का से गुना किया तो संपूर्ण योग स्थानों की वर्गणाओं की संख्या निकलेगी, वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भागी है। इसका अर्थ वो भागाहार बड़ा है, उनको कहना है प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुना है। और संपूर्ण निकाला तो भी वो असंख्यात्व जगत श्रेणी का असंख्यात्व भागी है, ये बताना नहीं हुई किंतु उसका असंख्यात्व भाग ही उत्पन्न हुआ। ऊपर सब योग स्थान की वर्गणा शलाकाओं का प्रमाण निकालते समय चेधन निकालने के लिए एक कम जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग को जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग से गुना किया है, पुनः उसे सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से गुना किया। सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग से गुना किया तो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग आया है। उसका प्रमाण भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही हुआ। पुनः आदिधन निकालने के लिए जगत श्रेणी के असंख्यात्व भाग प्रमाण योग स्थानों को जगन योग स्थान के कुल जगन स्पर्धकों से गुना किया। संपूर्ण योग स्थान में कितने कुल जगन स्पर्धक होते हैं वो निकालने के लिए क्या किया था? जगन स्पर्धकों से गुना किया। उसका प्रमाण भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही है। चेधन और आदिधन को जोड़ने पर भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग ही आता है। उन समस्त स्पर्धकों की संख्या को एक स्पर्धक की वर्गणाशाला का मतलब एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाओं का प्रमाण है उससे गुना किया
वो भी कितना है, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। उससे गुना करने पर समस्त योग स्थान की वर्गणाएं भी जगत श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण ही है। इससे जाना जाता है कि जगत श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण होता हुआ भी वह जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से गुणित करने पर जितना लब्धावे उतना है। स्पष्ट हो गया ना इसमें। अब जगन योग स्थान के जीव भागहार को एक गुण हानि से गुणित करके इसका त्रस जीव राशि में भाग देने पर जीव प्रक्षेप का प्रमाण उत्पन्न होता है। ये आगे का है शायद। चल अब अनंतर उपनिधा के आधार से अवस्थित अब अनंतर उपनिधा के आधार से अवस्थित भागहार रूपाधिक भागहार रूपाधिक है ना, वहां पर ध चाहिए। रूपाधिक भागहार, रूपोण भागहार और छेद भागहार। इन चार भागहारों द्वारा योग स्थानों के जीवों को उत्पन्न कराना चाहिए। यथा वहां प्रथमतः क्या कर रहे हो समझो पहले। जगन योग स्थान के जीवों का प्रमाण निकाला, वैसे ही दूसरे योग स्थान के जीवों का प्रमाण निकालेंगे। तीसरे योग स्थान के जीवों का प्रमाण निकालने के लिए एक एक उसमें प्रक्षेप बढ़ाते जाते हैं, मतलब एक एक छह बढ़ाते जाते हैं। अब उन सब योग स्थानों के जीवों को उत्पन्न कराने के लिए भागहार का प्रमाण चार प्रकार से बताते हैं। तो पहले कौन सा बताया, अवस्थित भागहार, मतलब एक ही भागहार रख करके प्रमाण निकालते हैं, या एक एक अधिक बढ़ा करके निकालते हैं, या एक एक कम करके निकालते हैं, या उसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग करके निकालते हैं। इस प्रकार चार प्रकार से भागहार निकालते हैं, मतलब उस जीवों का प्रमाण लाने के लिए। अब क्रम से बताएंगे। पहला अवस्थित भागहार है, उससे निकालते हैं। वहां प्रथमतः अवस्थित भागहार के आधार से योग स्थानों के जीवों की उत्पत्ति का कथन करने पर जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण एक गुण हानि का विरलन कर जघन्य योग स्थान के जीवों को समभाग करके देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी निकाला था अभी किया था कि एक गुण हानि का प्रमाण माना हुआ कितना है, 4। वास्तव गणित में कितना है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, उसका विरलन करना और उसके ऊपर क्या करना, जगन योग स्थान के जीवों को समखंड करके देना। तो कितना आया, एक एक के ऊपर 4 आया। वास्तविक गणित में कितना आएगा, वो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ही आएगा, क्योंकि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है एक योग स्थान में, और जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण में वह उसको बांट करके दे देंगे, तो वो भी कितने आएंगे, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण आएंगे। जगत श्रेणी का असंख्यात भाग ने असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण 1/6 का प्रमाण है। फिर उनमें से एक प्रक्षेप को ग्रहण कर जघन्य योग स्थान के जीवों को प्रति राशि कर उसमें प्रक्षिप्त करने पर द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। एक एक अंक पर जो प्राप्त हुआ है, मतलब वो 6 का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो जगन योग स्थानों के जीवों की जो संख्या है उसमें 1/6 का प्रमाण मिलाएंगे, तो दूसरे योग स्थानों के जीवों की संख्या आएगी। 16 में 4 मिलाए तो 20 आए, और दूसरा 4 मिलाएंगे तो तीसरे योग स्थान की संख्या आएगी। फिर तीसरा 4 मिलाएंगे तो चौथे योग स्थान की संख्या आएगी। फिर चौथा 4 मिलाएंगे तो ऊपर के दूसरे गुण हानि के पहले योग स्थान के जीवों का प्रमाण आएगा। फिर इसको प्रतिराशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलाने पर तृतीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार विरलन राशि प्रमाण सब जीव प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें विरलन करके जो दिया था वो जीव जगन योग स्थान के जीवों को समखंड करके दिया था ना,
तो सब प्रक्षेप जब प्रविष्ट हो गए उसमें, मतलब मिल गए, तो जितने जगन योग स्थान के जीव है उतने ही मिल गए ना, तो इसलिए दुगुने हो गए दूसरी गुणहानि में। जैसे वो 16 का ही अपन ने क्या किया था, समखंड किया था, तो 4 4 4, ये चारों प्रक्षेप मिलाते गए एक एक करके, तो पूरे चारों प्रक्षेप मिल गए, तो जो प्रमाण आएगा वो उससे दुगुना हो जाएगा, क्योंकि जितने जगन योग स्थान का प्रमाण था उतना ही मिल गया उसमें। तो 10 गुने 16 प्लस 16 गुने दुगुना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उस समय दुगुनी वृद्धि होती है, क्योंकि जगन्य योग स्थान के जीवों के ऊपर उतने मात्र अंकों का ही प्रवेश देखा जाता है। मतलब 16 में 16 मिल गए, तो दुगुने हो गए। फिर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को उसी विरलन पर समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति दूसरे प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। विशेष इतना है कि पूर्वोक्त प्रक्षेप से यह प्रक्षेप दुगुना है। अब दूसरी गुणहानि है तो वहां पर 6 दुगुना हो जाएगा, इसलिए वहां पर विरलन तो एक गुणहानि का ही करना, इसलिए अवस्थित भागाहार कहा इसको। विरलन गुणहानि आयाम का ही करना और उस पर समखंड करके किसको देना, उस गुणहानि का जो पहला होगा उसको समखंड करके देना। मतलब 4 पर 32 को समखंड करके देंगे तो 8 8 8 8 होगा, तो 8 मतलब 2 6 होगा, दुगुना 6 होगा ना वहां पर। पहले 4 4 था, अब यहाँ पर 8 8 6 हुआ। जो राशि विभक्त करके विरलन राशि के प्रत्येक एक के प्रति दी गई है वह दुनी है। इस प्रक्षेप को दुगुनी वृद्धि को प्राप्त हुए जीवों को प्रतिराशि करके उसके ऊपर देने पर उससे आगे के उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। मतलब वहाँ 32 है, उसमें 8 मिला दिया, तो 40 हुआ, 40 में 8 मिलाया 48 हुआ, 48 में 8 मिलाया तो 56 हो गया, और 56 में 8 मिलाया तो 64 हुआ, क्योंकि आगे दुगुने होने तक बढ़ाना ना, 4 प्रक्षेप मिल जाना चाहिए उसमें। इसको प्रतिराशि करके इसमें द्वितीय प्रक्षेप के मिलने पर उससे आगे के उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार योग मध्य के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। विशेष इतना है कि जीव प्रक्षेप प्रथम गुणहानि से लेकर ऊपर सर्वत्र प्रत्येक गुणहानि के प्रति दुगुने दुगुने होते जाते हैं, ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि प्रक्षेप का प्रमाण लाने के लिए जो भागहार का प्रमाण कहा है वह सर्वत्र अवस्थित अर्थात एक रूप है, और इसी कारण से गुणहानि के काल को भी अवस्थित रूप से जानना चाहिए। सब जगह 4 4 ही लिया ना, विरलन को हो या भागहार को, जो विरलन होता है वही भागहार होता है। तो 16 में पहले 4 का भाग दिया, 32 में भी 4 का भाग दिया तो 6 का प्रमाण आया, फिर उसमें 64 में भी 4 का प्रमाण दिया तो 16, ये 6 का प्रमाण हुआ, तो ये अवस्थित भागहार हो गए सब। विशेषार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा उक्त विषय का खुलासा इस प्रकार है। गुणहानि का काल 4 है, इसका 1 1 1 1 इस प्रकार विरलन करने पर करके उसके उस पर जब 16 को विभक्त कर 4 4 4 4 इस क्रम से स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति 4 प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रक्षेप का यही प्रमाण है। इसे 16 में मिलाने पर 20 यह दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसमें 4 के मिलाने पर 24 यह तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इस प्रकार जीवों की संख्या की दुनी वृद्धि होने तक यही क्रम जानना चाहिए। फिर गुणहानि के काल का पूर्ववत विरलन करके उस पर अंत में प्राप्त 32 इस संख्या को विभक्त कर क्रम से स्थापित करना चाहिए। इससे द्वितीय प्रक्षेप का प्रमाण 8 उत्पन्न होता है। इस प्रकार योग मध्य के जीवों की संख्या 128 उत्पन्न होने तक यही क्रम जानना चाहिए। अतः यहाँ भागहार
जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग अवस्थित रूप से सर्वत्र विवक्षित है, इसीलिए गुणहानि का काल भी अवस्थित रूप से ही लिया गया है, क्योंकि इन दोनों का परस्पर में संबंध है। 4 प्रकार से नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावूणं कम्मट्टजनयवेणं वैसमुत्तिन्नये विधिहरियारं परुवेमो। जो अपन ने पहले स्पर्धक का देखा था, तो वहां पर सभी योग स्थानों को जगन स्पर्धक क्रम से किया पहले। तो जो निकाला ना, नंबर पेज है उसमें नोट्स में अभी उन्होंने वो शंका की थी कि जगन स्पर्धक प्रमाण से कैसे मतलब ये किया ना। तो जगन योग स्थान में जगन स्पर्धक एक ही होता है। वैसे जगन योग स्थान के जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उन सबको जगन स्पर्धक प्रमाण से करने पर कितने जगन स्पर्धक होंगे, क्योंकि हर एक स्पर्धक में अपन ने देखा है कि शक्ति बढ़ती जाती है। तो संपूर्ण जितने कुल टोटल अविभाग प्रतिच्छेद है उसको जगन स्पर्धक प्रमाण से करो, तो कुल कितने जगन स्पर्धक जगन योग स्थान में होते हैं वो निकलेगा प्रमाण। कर्मकांड में इसको अपन ने विस्तार से वहां पर भी देखा था। तो वहां पर समझो कि जगन योग स्थान के जगन स्पर्धक के कुल अविभाग प्रतिच्छेद 1024 है, एक जगन स्पर्धक के। और जगन योग स्थान के संपूर्ण कुल अविभाग प्रतिच्छेद कितने 4096 है। तो उसको जगन स्पर्धक से भाग दो तो कितने होंगे 4। जगन स्पर्धक 4 में ही है, लेकिन संपूर्ण अविभाग प्रतिच्छेदों को अपने जगन स्पर्धक प्रमाण से किया तो कितने कुल टोटल कितने जगन स्पर्धक होंगे। तो वहां पर जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग उन्हें जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग इतने जगन स्पर्धक जगन योग स्थान में होते हैं, ऐसा आया हुआ है। अब उससे दूसरे योग स्थान में जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो बढ़ेंगे, तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं उसको भी जगन स्पर्धक के नाप से गिना है कि जगन स्पर्धक का जितना प्रमाण है उसमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उतने सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण जगन स्पर्धक बढ़ाओ। मतलब जैसे उदाहरण दूसरे योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद कुल कितने 6144 है, पहले के 4096 माने हैं और दूसरे योग स्थान में कितने 6144 है। तो उसको भी अपन जगन योग स्थान के जगन स्पर्धक प्रमाण से करेंगे तो कितने हो गए 6 हो गए। तो कितने बढ़ गए उसमें, तो 2 स्पर्धक में बढ़े, स्पर्धक में जितनी शक्ति उतने बढ़े, जगन स्पर्धक में जितनी शक्ति है उतने ऐसे सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण जगन स्पर्धक की जो शक्ति होगी उतनी शक्ति दूसरे योग स्थान में बढ़ गई वहां पर। उससे तीसरे योग स्थान में जगन स्पर्धक सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग इतनी शक्ति बढ़ गई, मतलब उतने अविभाग प्रतिच्छेद अधिकाधिक होते गए हैं। इसलिए संख्यात्मक भाग बढ़ा रहे थे योग स्थान में। हाँ। अब यहाँ पर सूच्यंगुल का संख्यात्मक भाग बढ़े जगन स्पर्धक की अविभाग सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण जगन स्पर्धक बढ़ते हैं, ऐसा ही शब्द है सब जगह। क्या बढ़ते, सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद में बढ़ते हैं, जगन स्पर्धक बढ़ते हैं। तो जगन स्पर्धक मतलब जगन योग स्थान के जो जगन स्पर्धक की जो शक्ति है उसके नाप से सबको करेंगे अपन। तो इतने स्पर्धक सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग मतलब यहाँ पर 2 माना अपन है, तो 2 स्पर्धक सब में बढ़ते जाएंगे। मतलब 2 जगन स्पर्धक की जितनी शक्ति है उतने एक एक योग स्थान में शक्ति बढ़ती जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले जगन स्पर्धक से अधिक जितने भी है वो सब चेदन किया, चेदन करके जगन योग स्थान में जितने स्पर्धक है उसको जगन स्पर्धक है उसको छोड़ो, उतने तो सभी में है ही। और जितने सूच्यंगुल के असंख्यात्व भाग बढ़ गए जगन स्पर्धक
उसको चैधन रूप से निकाला, और जगन योग स्थान के जो जगन स्पर्धक है उसको संपूर्ण योग स्थान से गुना करेंगे तो ये आदि धन निकलेगा। और जितने जो सुचंगुल के असंख्यात भाग बढ़ते गए हैं उसका जोड़ किया तो वो चैधन निकला। इस प्रकार आदिधन और चैधन को जोड़ा तो संपूर्ण योग स्थानों के कुल टोटल जगन स्पर्धक निकलेंगे। और फिर उसको स्पर्धक की वर्गना शलाका से गुना करेंगे तो वर्गना संपूर्ण योग स्थानों की वर्गनाएं निकलती है। ये शंका थी, उसको बताया। अब यहाँ प्रकरण अपना चल रहा था अनंतरोपनिदा का, मतलब एक योग स्थान की जो जीवों की संख्या है उससे दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या में वृद्धि हो गई, तो कितनी वृद्धि हो गई उसका प्रमाण निकालने के लिए जो भागाहार है वो अवस्थित भागाहार रूप से बताया। अब अभी यहाँ पर रूपाधिक भागाहार बताएंगे, एक एक अधिक करते जाएंगे भागाहार। भागाहार मतलब जो वर्णन किया, 4 का वर्णन किया ना, गुणाने आयाम ही सब जगह भागाहार है। मतलब पहले योग स्थान के जीवों के प्रमाण को 4 से भाग दो, मतलब गुणाने आयाम से भाग दो तो 6 का प्रमाण आता है। तो दूसरे गुणाने में भी वहां पर 4 ही रखा, हाँ अवस्थित भागाहार कहा। अब यहाँ हर एक योग स्थान में एक एक भागाहार बढ़ाते जाएंगे तो वह रूपाधिक हो जाएगा। विरलन जो होता है ना वही भागाहार होता है। अब जीव जो अभी आपने समझाया 1 मिनट बस बोलते हिंट देके करते कि वर्गना स्पर्धा को से गुणा करते तो हमें आ गया समझ। जरा हमारे को दिमाग में प्रमाणता नहीं आ रही जो अभी आपने बोला। कौन सा? जैसे आपने कहा ना उसे घटा दो और उसे वर्ग शलाका से गुणा कर दो। अभी सूच्यंगुल का संख्यात्मक भाग जगन्य स्पर्धक में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद की शक्ति है उतना दूसरा योग स्थान होगा। एक बार अंक से 2 मिनट बता, उतनी वर्गना से आप गुणा करोगे तो उतनी शक्ति आ गई ना इस पर। ये अभी तो सबसे पहला जगन योग स्थान, वरचं हिरो इकडचं, हा ते थोडं कमी करा, हा बस राहू दे। जगन योग स्थान में समझो कुल शक्ति अविभाव प्रतिच्छेद सब स्पर्धकों के मिला दो, वो सब जोड़ के है ना बड़ा गणित, इसमें भी आने वाला है लास्ट में कि सभी अविभाव प्रतिच्छेदों का जोड़ कैसे करना। तो सब जोड़ करने के बाद कितना आया समझो, यहाँ पर 4096 आया। और इसके जो जगन्य स्पर्धक है उसमें अविभाव प्रतिच्छेद 1024 है। तो एक जगन्य स्पर्धक में तो सभी को जगन्य स्पर्धक ही मान करके मतलब उस अविभाव प्रतिच्छेदों को जगन्य स्पर्धक के हिसाब से मापेंगे। तो उसमें कुल जगन्य स्पर्धक कितने होंगे, तो 4 हो गए जगन्य योग स्थान में। 4 जगन्य स्पर्धक हो गए। 4 जगन्य स्पर्धक हो, जगन्य स्पर्धक एक ही होगा लेकिन सभी को अपन जगन्य स्पर्धक की जितनी शक्ति उतना ही मान करके कितने स्पर्धक होते हैं, तो 4 होंगे। पहले से दूसरे में अधिक है, दूसरा भाग अधिक, तीसरा भाग अधिक, चौथा भाग अधिक, ऐसा है ना वहां पर। लेकिन उसको अपन सब में जगन स्पर्धक ही है ऐसा मान करके समान करेंगे तो इतने जगन स्पर्धक होते, समझो 3 है स्पर्धक लेकिन जगन स्पर्धक से मापेंगे तो 4 हो जाएंगे, ऐसा समझना वहां पर। अब दूसरा योग स्थान है तो उसमें इतने जो जगन योग स्थान में है उतने तो है ही, और आदि कितने बढ़ गए, सूच्यंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण इतने जगन्य स्पर्धक बढ़ गए। मतलब उसमें भी जो शक्ति है समझो यहाँ पर 6144 है शक्ति। तो इसको भी अपन इसके जगन्य स्पर्धक के नाप से ही नापेंगे तो कितने हो गए, यहाँ पर 1024 का भाग दिया तो 6 आ गए। तो कितने स्पर्धक बढ़ गए, मतलब 2 जगन्य स्पर्धक प्रमाण शक्ति बढ़ गई, उसमें स्पर्धक बढ़ गए। इसका अर्थ क्या है, 2 जगन्य स्पर्धक की मिलाकर के जितने अविभाव प्रतिच्छेद होते हैं उतने अविभाव प्रतिच्छेद इसमें बढ़ गए दूसरे योग स्थान में। फिर तीसरे योग स्थान में और इसमें जगन्य ये बढ़ जाएगी शक्ति, तो इसमें 8 हो गई समझ।
तो कुल स्पर्धक कितने हैं वो नहीं देखना, उसके जो टोटल अविभाव प्रतिच्छेद है उसको जगन स्पर्धक के नाप से मापेंगे। तो कितने जगन स्पर्धक होंगे, तो यहाँ पर मतलब इससे 2 बढ़ गए, इससे 4 बढ़ गए, लेकिन इससे 2 बढ़ गए, 2 का ही बढ़ाते जाएंगे। तो चौथे योग स्थान में 10 जगन स्पर्धक होंगे, इसमें 12 होंगे। इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। तो 4 तो यहाँ पर सब में 32 में 4 मानो, तो इसका गुना करेंगे 32 गुना 4, तो ये क्या हो जाएगा, आदिधन होगा। और यहाँ जो 2 बढ़ते गए उसको अलग से निकाल करके वो चेदन होगा, यहाँ 2 ये 2, ये ऐसे इस प्रकार ये चेदन एक बढ़ता जाएगा। तो ये सब चेदन होगा और ये सब आदिधन होगा, और इन दोनों का जोड़ करेंगे तो टोटल योग स्थान के जगन स्पर्धक कितने हो गए। तो संपूर्ण योग स्थानों की टोटल जगन स्पर्धक प्रमाण शक्ति करेंगे तो कितने जगन स्पर्धक होंगे उसका प्रमाण निकलता है। और फिर जगन जितनी कुल जगन स्पर्धक हो गए सब योग स्थानों में मिलकर के, कुल योग के जगन स्पर्धक, उसको एक स्पर्धक की जितनी वर्गना है वो सब में सामान्य होगी, तो उसका गुना करेंगे, एक स्पर्धक वर्गना शलाका से गुना करेंगे तो संपूर्ण योग स्थानों की वर्गनाओं का प्रमाण निकलेगा। और फिर हाँ उसको करने की जरूरत नहीं, वर्गनाओं की संख्या निकालना है। सब ये जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, ये बताना है। संपूर्ण ये सभी योग स्थान भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, उसका चेदन भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, आदिधन भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, दोनों को जोड़ने पर भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, उसको वर्गना से गुना किया वो भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। हाँ, इसलिए योग स्थान जो जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग कहाँ है, तो उस असंख्यात का प्रमाण कितना है, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणित है, और वो असंख्यात गुणित भी असंख्यात संख्या कौन सी है, जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। प्रथम वर्गमूल गुणित जो असंख्यात है वो असंख्यात संख्या भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, क्योंकि वहां लब्ध जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग आया है ना, इसलिए। अब पान नंबर 68 क्या हुए, आता ये तो योग स्थानों का बता रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ, तो ऐसा क्यों है, उसको दिखाने के लिए बोले स्पर्धकों की संख्या भी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, सबकी वर्गनाओं की भी संख्या जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। यदि ज्यादा होते समझो, तो वो भागार छोटा होता तो योग स्थान ज्यादा होते, और वो ज्यादा होते तो उसके जो स्पर्धक और वर्गनाओं की संख्या है वो भी अधिक होती, लेकिन सभी जगत श्रेणी का असंख्यात्व भाग है, इसलिए इसका भागार जो है वो बड़ा है, ये बताना है। प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणित है। अब रूपाधिक भागार। अब जीव योग मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागाहार से दुगुने भागाहार का विरलन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना योग मध्य का प्रक्षेप नहीं बन सकता। दुगुने भागाहार का विरलन करने से अवस्थित भागाहार की प्रतिज्ञा का विरोध होना सो भी नहीं है, क्योंकि अभी ये अवस्थित का ही बता रहे, रूपाधिक का नहीं आया विषय, रूपाधिक नहीं, अभी ये अवस्थित का ही बता रहे भागाहार का। क्योंकि योग मध्य के अधस्तन और उपरिम भागों के पृथक पृथक अवस्थित रूप से 2 भागाहार स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार इन अब जीव मध्य के ऊपर के जीव योग मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागाहार से दुगुने भागाहार का विरलन करना चाहिए, मतलब 2 गुना हानि का विरलन करना। और क्योंकि ऐसा किए बिना योग मध्य का प्रक्षेप नहीं बन सकता, मतलब उसमें कितने कम होते जाते हैं उसका प्रमाण नहीं आएगा। समझो 128 को अपन ने 4 का भाग दिया तो कितना लब्ध आएगा, 32 आया, तो वह 32 तो 6 का प्रमाण नहीं है, उसको 8 से भाग देना पड़ेगा तो वो 16 आता है। तो ऊपर जो है भागहार है वो 2 गुना हानि है, और नीचे भागहार है वो 1 गुना हानि है। तो ऐसा फिर इसलिए उन्होंने फिर प्रश्न उठाया कि आपने बताया था अवस्थित भागहार,
तो यहाँ भागार तो बदल गया, नीचे अलग हो गया, ऊपर अलग हो गया, अवस्थित कहाँ रहा? ऐसी शंका होगी ना, इसलिए कहा कि ऊपर एक ही है वो अवस्थित है और नीचे एक ही है वो अवस्थित है। या अवस्थित कहा तो भी ऊपर और नीचे दोनों एक नहीं है, ये बताना है। मतलब ऊपर के कोने खनी में जो हो रहा है वो भी नहीं, यो मध्य के अधस्तन और उपरिम भागों में पृथक पृथक अवस्थित रूप से दो भागार स्वीकार किए गए हैं। मतलब यम मध्य अब ऊपर के सभी जगह सभी गुणानियों के पहले जो है उसको 8 से भाग देंगे तो ही चय का प्रमाण आएगा। 128 को 8 का भाग दिया तो 16 आया, 64 को 8 का भाग दिया तो 8 आया, फिर 32 को 8 का भाग दिया तो 4 आया, फिर वहां 16 को 8 का भाग दिया तो 2 आया और 8 को 8 का भाग दिया तो 1 आया चय का प्रमाण। तो ऊपर मतलब योग मध्य से ऊपर 2 गुणहानि भागार है और योग मध्य से नीचे जो है वहां पर 1 गुणहानि भागार है। बरोबर। इस ये प्रकार अवस्थित भागार का बताया। हाँ, इस प्रकार इन दोनों भागाहार का विरलन कर समखंड करके जीव योग मध्य के देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर योग मध्य को प्रतिराशि कर उसमें से एक एक प्रक्षेप के कम करने पर उससे आगे के योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। उसको जिसको चय कहते हैं वहाँ उसको यहाँ प्रक्षेप कहते हैं। इसकी भाषा बहुत अलग है, ज्यादा बोला कि इसलिए कठिन लगता है। वो भाव समझ में तो कठिन नहीं है। हाँ, और काटायचं तो टाकायचं नहीं, निकालना है यहाँ पर। ऊपर जो है वो इसको कम करना है। उसको प्रतिराशि कर उसमें से द्वितीय प्रक्षेप के कम करने पर उससे उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए। विशेषार्थ पहले जो क्रम बतलाए है उससे जीव योग मध्य के आगे का क्रम बदल जाता है। यहाँ भागाहार का प्रमाण पूर्व की अपेक्षा दूना हो जाता है। जीव योग मध्य के पहले प्रत्येक योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए भागाहार का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाए थे, किंतु यहाँ वह दूना हो जाता है। अन्यथा योग मध्य के जीवों के आधार से आगे के प्रक्षेप का प्रमाण नहीं लाया जा सकता है। इस पर यह शंका होती है कि जब सर्वत्र अवस्थित भागाहार स्वीकार किया गया है तब फिर यहाँ उसे दूना कैसे किया जा सकता है। इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि योग मध्य से पूर्व की गुणहानियों में सर्वत्र एक भागाहार स्वीकार किया गया है और आगे की गुणहानियों में दूसरा भागाहार स्वीकार किया गया है। इसलिए भागाहार को अवस्थित मानने में कोई बाधा नहीं आती। फिर भी यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि योग मध्य में सबसे अधिक जीव होते हैं, इसलिए योग मध्य के आगे की गुणहानियों में सर्वत्र प्रक्षेप को घटाते जाना चाहिए और प्रत्येक गुणहानि में उसे आधा आधा करते जाना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक यह क्रम जानना चाहिए। ये हो गया ना खुलासा। हाँ। अथवा दो गुणहानियों का विरलन कर योग मध्य को समखंड करके देने पर प्रत्येक एक के प्रति योग मध्य जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर योग मध्य को प्रतिराशि करके पार्श्व में स्थित दो योग स्थानों के जीवों की अपेक्षा दो योग मध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर योग मध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवों का प्रमाण होता है। दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। बीच का क्या किया? 128 दो गुणहानि ही भागाहार यहाँ पर अवस्थित समझ करके कर रहे हैं कि 128 है, उसको दो गुणहानि का विरलन करके मतलब उसका दो गुणहानि का भाग दिया। संक्षेप में यह विरलन दे क्रम से बताने की पद्धति है। मतलब योग मध्य जीव योग मध्य के प्रमाण को मतलब 128 को दो गुणहानि का भाग दिया, मतलब 8 का भाग दिया तो कितना है 16। तो 16 कम करो तो ऊपर के 112 आ गया और 16 कम करो तो नीचे भी 112 आ गया। दोनों तरफ 16 कम किया ना, तो वो हाँ हो गया। दोनों पार्श्व भागों में अब कम करते जाएंगे ऐसे। फिर 112 में 16 कम कर दिया तो 96 आ गया और फिर यहाँ पर नीचे भी 112 में 16 कम किया तो 96 आ गया। मतलब दोनों जगह एक ही हो गया भागाहार।
आगे योग मध्य को प्रतिराशि करके पार्श्व में स्थित, मतलब दोनों ऊपर और नीचे उसके बाजू में जो स्थित 2 योग स्थान है, उनके जीवों की अपेक्षा 2 योग मध्यों में से विरलना के प्रथम प्रक्षेप को कम करने पर योग मध्य के दोनों पार्श्व भागों में स्थित प्रथम योग स्थानों के जीवों का प्रमाण आता है। इस प्रकार विरलन राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए। तत्पश्चात विरलन राशि फिर उन दोनों को ही प्रतिराशि करके उभय राशियों में से द्वितीय प्रक्षेप को कम करने पर योग मध्य के दोनों पार्श्वों में स्थित द्वितीय योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार विरलन राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने तक ले जाना चाहिए। तो 4 बार कम किए ना, 16 कम किए, फिर दूसरे जो 112 आ गया, फिर उसमें 16 कम किया तो 96 और नीचे भी 96 आ गया, फिर उसमें 16 कम किया तो 80 आ गया। इस प्रकार आधे विरलन को खत्म किया। आधा भी एक तो खत्म किया, आधा 2 गुना हानि का विरलन किया है ना, और 2 गुना हानि पर योग मध्य को समखंड करके दिया है, तो 16 8 बार आया ना, और 16 कितनी बार कम किया? 4 बार ही कम कर दिया। तत्पश्चात विरलन राशि के शेष अंकों पर स्थित राशि को आधा करके अनाहेय विरलन राशि के अर्ध भाग के क्षीण होने ले जाने। तत्पश्चात विरलन राशि के शेष अंकों पर स्थित राशि को, और शेष अंकों पर कितनी राशि है? 16 4 बार है, तो 64 है ना, 64 है। राशि को आधा करके 32 हो गए। अनाहेय अंकों को परिपाटी से देने पर योग मध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप होता है, क्योंकि यह पूर्वोक्त प्रक्षेप से आधा है। 8 आ जाएगा ना उसको। फिर वापस क्या किया? जितना आधा प्रमाण रहा है जे राहिलेलं आहे ते पुढचं असं अनांकित सारखं. हा शेष अंकों पर स्थित राशि को आधा करके शेष अंकों को पहले विरलन से देने पर योग मध्य की अपेक्षा द्वितीय गुणहानि का प्रक्षेप होता है, क्योंकि यह पूर्वोक्त प्रक्षेप से आधा है. द्वितीय गुणहानि प्रक्षेप मतलब जो 32 थे ना वो नहीं 16 64 रहे थे ना वह उसको वापस विरलन 2 गुना करना, उसका मतलब 2 गुणहानि का करना और उसको उस पर विरलन करके देना, तो 8 8 8 आ जाएंगे. फिर इन प्रक्षेपों को पहले के समान दूसरे गुणहानि के अंतिम निषेध के प्राप्त होने तक घटाते हुए ले जाना चाहिए. जो शेष बचे उसको अनाहेय कहेंगे उस वहां पर. फिर इन प्रक्षेपों को पहले के समान दूसरे गुणहानि के अंतिम निषेध के प्राप्त होने तक घटाते हुए ले जाना चाहिए. इस प्रकार जानकर दोनों ही पार्श्व भागों में जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए. मतलब सामान्य रूप से ऐसा कहो कि उसके जो दूसरे गुणहानि का जो पहला निषेध आएगा उसको 2 गुणहानि से भाग दो, ऐसा कहो. या पहले क्या किया था 128 का समखंड करके 2 गुणहानि के ऊपर दिया था, तो कितना आया उसको दिखाते, फिर वो समझ में नहीं आता.